गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हम आपके लिए आए हैं। वो टॉपिक का नाम क्या बच्चों? कोई डायपोल है, कोई द्विध्रुव है, उसको एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो उसके ऊपर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का कैलकुलेशन हमको करना है। तो आप लोग बच्चों पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और हमारे साथ काम करना शुरू कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग लिख लीजिए बच्चों। हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, हेडिंग आप लोग लिखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बहुत ही बच्चों इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिए इस कंसेप्ट को। देखिए हेडिंग से ही क्लियर है बच्चों। हमारे पास क्या एक डायपोल है। वो जो डायपोल है कहाँ रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? एक समान है। एक समान होने का मतलब उसका जो बच्चों मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन वो चेंज नहीं हो रही है। तो आपको पता है बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? समांतर रेखाओं के द्वारा। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? समांतर रेखाओं के द्वारा। ये हो गया बच्चों एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एरो है इसकी जो नोक है वो इसके डायरेक्शन को बता रही है कि इधर से इधर वैद्युत बल रेखाएं चल रही हैं। अब हमारे पास कोई एक डायपोल है। ये डायपोल क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया है कि जब परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत दो पॉइंट चार्ज को एक निश्चित दूरी पर फिक्स कर देंगे तो वो जो सिस्टम बनता है उसे बच्चों डायपोल कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। अब ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसमें हम लेके आते हैं क्या? कोई डायपोल लेके आएंगे बच्चों। चलिए इसमें कोई डायपोल लेके आते हैं तो डायपोल को हम कुछ इस तरीके से रखते हैं बच्चों। इस तरीके से डायपोल रखते हैं। अब आप सबको पता है बच्चों डायपोल में दो चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू और दूसरा क्या होता है बच्चों? प्लस क्यू। अगर ये डायपोल है तो इसका बच्चों डायपोल मोमेंट भी होगा। जरा आप मुझे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता दीजिए। अच्छा वीडियो में आप नहीं बता सकते हैं, मुझसे आप बात नहीं कर सकते हैं, तो आप जरा अपने दिमाग से ही सोच लीजिए बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है P, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं बच्चों, जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो ये जो हो गया बच्चों ये P की डायरेक्शन हो गई। किसकी डायरेक्शन है? P। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कितना लिया जाता है? 2L। 2L क्यों लिया जाता है ये भी हम आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। अब देखिए ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई डायपोल रखा हुआ है। तो अब आप मुझे बताइए इस डायपोल का क्या होगा? क्या होने का मतलब ये नहीं बच्चों ये जो है विस्फोट हो जाएगा या और ऐसी कोई बातें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब इस डायपोल को आप रखोगे तो डायपोल में कौन सा मोशन होगा? क्या ये जैसे रखोगे वैसे पड़ा रहेगा या ये बच्चों अपनी स्थिति चेंज कर लेगा? स्थिति चेंज करेगा तो किस टाइप से चेंज करेगा? मतलब ये बच्चों लीनियर मोशन करेगा कि रोटेटरी मोशन करेगा कि बच्चों वाइब्रेटरी मोशन करेगा? यानी कि ये बच्चों रेखीय गति करेगा कि घूर्णन गति करेगा कि ये बच्चों जो है कंपन गति करेगा? ये सारी चीज़ों को आज हमको इस वीडियो लेक्चर में सीखना है। तो चलिए वन बाय वन बच्चों हम सीखते हैं। सबसे पहले तो ये हमको जानना है कि कोई भी बॉडी मोशन में तब आएगी जब उस पर बच्चों फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा।
ज़रा चेक करते हैं ये जो डायपोल है इस पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हमको ये पता चला कि हमारा जो डायपोल होता है उसमें 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। बोलिए समझ में आ रही बातें? तो डायपोल में 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इसके पहले वाला नॉलेज हमारा ये कहता है कि जब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या लगाएगा बच्चों? फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल बच्चों, जब कोई भी चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो उस पर बल लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? बल लगेगा। और उस बल को हम किस नाम से जानते हैं? वैद्युत बल के नाम से जानते हैं। आपको यदि फार्मूला याद हो तो वो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है दैट इज गिवन बाय चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है बच्चों? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी चार्ज हो अगर वो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर फोर्स लगेगा। और वो जो वैद्युत बल होता है किस फार्मूले से दिया जाता है? Q इंटू ई से दिया जाता है। ओके, अब आप देखिए ये जो फार्मूला, ये जो चार्ज है बच्चों, ये कैसा चार्ज, इसका नेचर क्या है? पॉजिटिव। तो बताइए पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे सर कोई भी चार्ज हो फोर्स लगेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। बात केवल डायरेक्शन की होती है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे जो बल लग रहा है बच्चों वो किस डायरेक्शन में लगेगा? जरा आप अपने दिमाग से पहले सोच लीजिए तब हम बताएं। सोच लिया आप लोगों ने? चलिए बिल्कुल, कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर सोच लिया, आप जल्दी से आगे बढ़िए। तो चलिए ठीक है बेटा, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। किधर लगता है? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत बल की दिशा में वैद्युत बल रेखा की दिशा में वैद्युत बल लगता है पॉजिटिव चार्ज पर। ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, रेखा की डायरेक्शन इधर है तो लो फोर्स इधर लग गया, F इजिकल टू Q इंटू ई। इतना बातें क्लियर हुई? ओके। अभी जो माइनस चार्ज है बच्चों इस पे बल लगेगा कि नहीं? जी सर बल लगेगा। तो मैं पूछूंगा आपसे किधर लगेगा बच्चों बल? तो आप जरा एक बार सोच लीजिए किधर फोर्स लगेगा। ये माइनस चार्ज है बच्चों, कैसा चार्ज है? माइनस। तो माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कार्य करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर जा रही है तो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। इसको अगर हम बनाएंगे तो ये देखिए ये फोर्स इधर लगा, F इजिकल टू Q इंटू ई। एक बात और आपसे पूछना है, इस पर फोर्स लगा F1 बराबर आया चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, और इस पे फोर्स लगा F2। मान लीजिए इस पे फोर्स लगा F2, इस पे चार्ज कितना है? Q, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब आप मुझे बताइए बच्चों ये दोनों जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया ये F1 और F2, तो आप मुझे बता सकते हो क्या इसके मैग्नीट्यूड बराबर हैं? बिल्कुल बराबर होगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर कैसे बराबर होगा? तो भाई जो लोग डायपोल को अच्छे से पढ़े हैं, जो अच्छे से समझे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाएं पिछले वाले लेक्चर को बच्चों यूट्यूब पर देखें, वीरेंद्र सर क्लासेस टाइप करके सारी प्लेलिस्ट है उसमें बच्चों आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया था जो डायपोल होता है उसमें जो दोनों चार्ज होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर ये Q है तो ये भी Q होगा बस, बट नेचर में अपोजिट होते हैं, बस परिमाण उनका क्या होता है? सेम होता है। इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हमने ले लिया, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक ही बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र है मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। तो इस पे जो फोर्स लगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वो, और इस पे जो फोर्स लगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो दोनों बातें बच्चों सेम है। कहने का मतलब ये हो गया सर कि F1 और F2 दोनों बराबर हो गए। बिल्कुल उल्टा। तो इस डायपोल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना? अरे बच्चों जब दो बराबर बल विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। किसी को कोई शंका, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। कोई भी बॉडी हो अगर उस पर दो बल लग रहे हैं बच्चों और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इट मीन नेट रिजल्टेंट जो फोर्स होगा बच्चों, नेट फोर्स होगा, दैट मस्ट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि द्विध्रुव परिणामी बल क्या हो गया बच्चों? बराबर 0। अगर कोई परिणामी बल, कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो आप मुझे बताइए ये जो डायपोल है उसमें मोशन आएगा बच्चों? नहीं आएगा, कोई भी मोशन अभी नहीं आएगा।
ध्यान से समझिए मेरी बात को। अगर ये बल बेटा बड़ा होता तो डायपोल को वैसे खींच के लेके जाता। समझिए ध्यान से लॉजिक को। अगर ये बल बड़ा होता F1 तो डायपोल को कैसे लेके जाता, सीधे, और सीधे चलने को हम लीनियर मोशन कहते हैं। कैसा मोशन कहते हैं बच्चों? लीनियर मोशन। अब जरा इधर आप ध्यान दीजिए, अगर अगर F2 बड़ा होता, क्या बड़ा होता बच्चों? F2 बड़ा होता। अगर बच्चों F2 बड़ा होता तो आप मुझे बताइए ये डायपोल किधर आता? इधर खींच के चला आता, तब भी लीनियर मोशन होता। लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन ही अलग है बच्चों, जितना F1 उतना F2, और दोनों एक दूसरे के विपरीत, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल। ओवरऑल इसमें कोई लीनियर मोशन नहीं होगा। कैसा मोशन नहीं होगा? रेखीय गति नहीं होगा। इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों। अतः द्विध्रुव में रेखीय गति नहीं होती है, नहीं होगी। तो जब बच्चों किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उसमें कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई बच्चों? ये तो हो गई पहली बात। आगे चलिए बच्चों, आगे हम चलते हैं। अब जरा सोचिए, क्या कोई भी मोशन नहीं होगा? तो बच्चों ऐसा नहीं है, इसमें मोशन होगा। वो मोशन क्यों होगा और कौन सा मोशन होगा उसको आप समझिए। देखिए आप इस चीज़ को, ये जो डायपोल है बच्चों ना, इस पे बल जो है इधर लग रहा है और यहाँ इस पॉइंट पे बल इधर लग रहा है। आप ऐसे इमेजिन करिए, हमारे पास बच्चों एक छड़ है, उस छड़ के एक पॉइंट पे बल इधर लग रहा है, दूसरे पॉइंट पे इधर लग रहा है। इमेजिन करिए छड़ है, एक पॉइंट पे फोर्स इधर, दूसरे पॉइंट पे फोर्स इधर, तो बताइए क्या होगा? छड़ ऐसे बच्चों रोटेट हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को कि नहीं? चलिए ओके, फिर से देखिए, एक छड़ है बच्चों, एक पॉइंट पर इधर फोर्स, दूसरे पॉइंट पर इधर, क्या होगी? वैसे घूम जाएगी ना बच्चों। हाँ, वो घूम जाएगी। और घूमने वाले मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। याद आ रही है वो कक्षा 11th वाली बातें? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इतना दिन हो गया पढ़े, अब मुझे याद हो नहीं, 11th की बातें आप मत किया करिए। तो नहीं बच्चों, आपको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। 10th में जो आपने पढ़ा, 11th में पढ़ा, वो 12th में ज़रूरत पड़ेगी। जब आप आगे जाओगे तो वो 12th वाली चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा बच्चों अपडेट होते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, आप देख लीजिएगा, यदि कोई बॉडी क्या होती, किसी एक्सिस के अबाउट बच्चों रोटेट करती है, घूमती है, तो कौन सा मोशन होता है? घूर्णन गति होता है, रोटेटरी मोशन होता है। बेशक इसमें बच्चों लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा ये बच्चों घूम जाएगा। ये देखिए घूमने का प्रयास करेगा, और घूम करके कैसे होने का प्रयास करेगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साथ बच्चों अगर थीटा डिग्री पर है ये, तो ये घूम करके ये ऐसे आ जाएगा बच्चों। जब इस तरीके से आ जाएगा तो वो साम्य अवस्था में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाएगा। तब जो है एक बल इधर एक बल इधर, तो कोई छड़ है एकदम जस्ट ऐसे बल लग रहा है, क्रिया रेखाएं दोनों बलों की जब बच्चों सेम हो जाएंगे तो घूमना भी बंद कर देगा, घूमना भी बंद कर देगा। तो किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए बच्चों क्या ज़रूरी है कि जो बल उस पर काम कर रहे हो उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये क्रिया रेखा क्या होती है, तो वो भी सुन लीजिए आप, क्रिया रेखा क्या होती है। किसी बॉडी पर बच्चों जिस दिशा में बल कार्य करता है उसी दिशा में खींची गई रेखा क्रिया रेखा कहलाती है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, जैसे ये कोई बॉडी है बेटा, इस पॉइंट पे फोर्स इधर लगा, तो आप इसी बल की दिशा में जाती हुई एक रेखा खींच दीजिए, ये इसका हो गया एक्शन ऑफ लाइन, क्रिया रेखा। अगर इस पे कोई बल बच्चों इधर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो ये मान लीजिए F2 हो गया और ये आपका F1 था, तो आप ऐसे रेखा खींच दीजिए। तो आप देखिए F1 इधर, F2 इधर, तो दोनों की क्रिया रेखाएं कैसी हैं बच्चों? अलग अलग हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई? ओके, तो इसी को कहते हैं बच्चों क्रिया रेखा। अब वही कहानी यहाँ भी है, अगर F1 की क्रिया रेखा देखेंगे तो ये होगी बच्चों, ये F2 की क्रिया रेखा देखेंगे तो ये होगी। तो दोनों क्रिया रेखाएं क्या बच्चों? अलग अलग हैं। इसका मतलब बल अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है, तो ये क्या करेगा? इसको घुमा देगा। इसको क्या करेगा बच्चों? रोटेट करा देगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके, अब आगे चलें। अगर ये बच्चों रोटेट करा देगा
तो अब इसमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं। नई क्या बच्चों, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, बल युग्म का आघूर्ण। किसका आघूर्ण बच्चों, बल युग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं ये बल युग्म क्या होता है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से वीडियो पास करिए, नोट करिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब ये बल युग्म क्या होता है, कपल ऑफ फोर्स। बल युग्म क्या होता है बच्चों, बल आप देख ही रहे हैं, बल माने बल ही होता है, युग्म माने क्या होता है बच्चों, जोड़ा। अभी हम लोगों ने देखा बेटा F1 हमारा कितना आया था, Q इंटू ई, और F2 कितना आया, Q इंटू ई। ये देखो परिमाण में बराबर बच्चों, परिमाण में बराबर, परिमाण में क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए, लेकिन दिशा में क्या होने चाहिए, विपरीत। तो आप नोट कर लीजिए बच्चों, परिमाण में बराबर, परंतु परिमाण में बराबर, परंतु बच्चों दिशा में विपरीत। परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत बलों को बल युग्म कहते हैं। नोट कर लीजिए, जो बच्चे नहीं जानते हैं नोट करें जल्दी से। तो अगर किसी बॉडी पे बच्चों दो फोर्स लग रहा हो, दोनों का परिमाण बराबर हो, परिमाण बराबर हो, दिशा क्या हो, विपरीत हो। एक बात तो भूल ही गए जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्रिया रेखाएं भी अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पे लिख लीजिए, परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, परंतु क्या होना चाहिए, दिशा में विपरीत। फिर से लिख दे रहे हैं बच्चों, परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, दिशा में विपरीत, दिशा में विपरीत तथा क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न। परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत तथा क्रिया रेखाएं क्या हो बच्चों, भिन्न भिन्न हो। क्रिया रेखाएं अलग अलग हों, क्रिया रेखाएं अलग अलग हों तो बलों को बल युग्म कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये कोई बॉडी है बेटा, इस पर एक फोर्स इधर काम किया, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, दूसरा फोर्स इधर काम किया F2, इसका क्रिया रेखा ये है। तो क्या होगा, ये बॉडी को रोटेट करा देंगे। तो ज़रूरी क्या है बच्चों, ज़रूरी है कि परिमाण में बराबर होने चाहिए बल और दिशा में विपरीत होने चाहिए। और तीसरी बात क्या है, उनकी क्रिया रेखाएं भी बच्चों अलग अलग होना चाहिए। ओके, तो क्या ये कंडीशन यहाँ आपको दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है बच्चों। देखिए ये F1 इधर, F2 इधर, परिमाण में बराबर, क्रिया रेखाएं अलग अलग। ये क्या करेगा, इसको घुमा देगा। और बच्चों इसी बल का क्या लेना, आघूर्ण। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ बच्चों, जब भी किसी भी चीज़ का आघूर्ण लेना हो तो उसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस का गुणा करा देंगे। जब भी किसी बॉडी का आघूर्ण लेना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आघूर्ण लेना है, तो उसमें आप डिस्टेंस से गुणा कराओगे। जैसे मास का आघूर्ण लेना बच्चों, तो क्या करते हैं, मास इंटू डिस्टेंस। उसी तरीके से चार्ज का आघूर्ण अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस। आज बच्चों बल का आघूर्ण पढ़ना है, यानी मोमेंट निकालना है, तो बल गुणे डिस्टेंस। तो कौन सी डिस्टेंस होगी, दोनों बलों के बीच की ये जो लंबवत दूरी वो होगी। चलिए, ये जो कपल ऑफ फोर्स बना, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, ये आप देखिए। बल युग्म के आघूर्ण से बच्चों टाउ से लिखते हैं। बल युग्म का आघूर्ण किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, टाउ से। तो टाउ बराबर क्या होगा, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। टाउ बराबर हो गया बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। अच्छा, क्या ये लंबवत दूरी है बच्चों, नहीं। ये लंबवत दूरी कैसे हो सकती है, लंबवत दूरी क्या होगा बच्चों, यहाँ से लंब डालेंगे सीधे, ये देखिए, और इसको आगे बढ़ाएंगे। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये देखो दो बल है बेटा, ये जो दूरी है लंबवत दूरी थोड़ी है बलों के बीच की,
ये जो रेखा ये अभी मैंने खींचा लंब, ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है। तो बच्चों ये 90 डिग्री है। और डायपोल ये जो द्विध्रुव है कितना, इसकी लंबाई कितना होती है 12, और ये एंगल थीटा है बच्चों, कितना है थीटा। तो द्विध्रुव को हमने क्या किया था, पहले ही थीटा डिग्री पे रखा हुआ था, द्विध्रुव को पहले ही थीटा डिग्री पे रखा हुआ था। अब आप इस त्रिभुज में देखिए समकोण है ये ABC में, अगर हम बच्चों साइन थीटा लें, क्या ले लें, साइन थीटा बराबर लंब, लंब यानी क्या AC डिवाइडेड बाई कर्ण, कर्ण क्या होगा बच्चों AB। AC क्या है, AC 2L है बच्चों, देख लीजिए AC कितना है 2L, और ये AC नहीं भाई, AC तो मुझे ज्ञात ही करना है, AC ये है बच्चों, और AB कितना है 2L। यहाँ से साइन, अगर मुझे AC चाहिए बच्चों तो AC देखिए तिरछा गुणा हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब आप देखिए टाउ क्या होता है, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी अब हम निकाल चुके हैं, इसलिए अब हम टाउ निकाल लेंगे। इधर आप लोगों ने नोट कर लिया है, ओके बच्चों, इधर हम मिटा देते हैं। एक मिनट बच्चों, थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर शुरू करते हैं, तब तक आप लोग उसको कॉपी कर सकते हैं। ओके चलिए, इसलिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बल कितना लग रहा है Q इंटू ई, और इसके बीच की डिस्टेंस कितना है 2L साइन थीटा, ये हो जाएगा 2L बच्चों साइन थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये 2QL को एक साथ पकड़ लीजिए, और ये E हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा। ये चीज़ आपको याद है बच्चों क्या होती है, 2QL क्या होता है, इसके पहले मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, बहुत सारे कह रहे हैं हाँ सर याद तो है, आप तब क्यों कहते हैं, चलिए ठीक है याद है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो ये है बच्चों P, व्हाट इज़ P, डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर हो जाएगा P, ये हो जाएगा E, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये बच्चों फार्मूला निकल के आया। ये जो टार्क काम कर रहा है, ये जो बलयुग्म का आघूर्ण है उसका फार्मूला है बच्चों पी ई साइन थीटा। पी क्या है, डायपोल का डायपोल मोमेंट, ई क्या है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें बच्चों डायपोल रखा हुआ है। व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच का एंगल है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई। ओके, अब आप ध्यान से समझिए, थोड़ी सी और बातें हम आपसे कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, टाउ क्या होता है, कैसी राशि है, टाउ बच्चों सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये डायपोल मोमेंट कैसी राशि है, सदिश। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी राशि है, सदिश। तो और सदिश, दो सदिशों का गुणा और उसके साथ साइन आ गया बच्चों। तो आप मुझे बता सकते हो ऐसी पिक्चर कहाँ आती है, दो सदिश हो, उनके गुणा हो और उनका क्या हो, साइन लगा हो। तो ऐसी बातें बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट में आती हैं। याद आया आपको वो 11th क्लास की बातें, वेक्टर वाली बातें याद आई सबको। तो बच्चों जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है तभी साइन आता है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कहें बच्चों, दिस इज रिटन एज वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ओके, ये फार्मूला बनाना, इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखिए, आगे की बातें आप देखते रहिए बच्चों, बस ज़्यादा कुछ नहीं बचा, थोड़ा सा और है, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया बच्चा, एक फार्मूला आ गया, किसका, बलयुग्म के आघूर्ण का। तो टाउ बराबर हो गया पी ई साइन थीटा। कितना हो गया बच्चों, पी ई साइन थीटा। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम इस डायपोल को बच्चों ऐसे रखे होते along द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे रखे होते हैं, along द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस डायपोल को हम, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया उसके अनुदिश अगर हमने रखा होता
तो थीटा कितना होता, आप मुझे जल्दी से बताइए। चलिए ठीक है, सोच लीजिए आप लोग। ये आपका हो गया बच्चों ऐसे, देखिए ये एंगल जब ये ऐसे जाएगा, ये डायपोल बच्चों जब इस पे झुकेगा, थीटा घटते 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 जब ऐसे होगा क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हो जाएगा केस फर्स्ट अगर हम ले लें, केस फर्स्ट का मतलब यदि क्या बच्चों थीटा बराबर कितना 0, तो टाउ हमारा कितना होगा पी ई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो सब कुछ क्या हो जाएगा बच्चों 0। समझ में आया सबको। इसका मतलब बच्चों यदि हम डायपोल को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रख देंगे तो उस पर बच्चों कोई भी बलयुग्म आघूर्ण काम नहीं करेगा। अगर बलयुग्म का आघूर्ण काम नहीं करेगा बच्चों वो रोटेट भी नहीं होगा, और ऑलरेडी हमने पहले ही पढ़ चुका है उसमें रेखीय गति नहीं थी, अब ये गुणन गति थी, अब ये भी खत्म हो गई। हाँ बच्चों, अगर कोई भी डायपोल अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है तो उसमें किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होगा, ना तो बच्चों लीनियर मोशन होगा, ना रोटेटरी मोशन होगा। वाइब्रेटरी की तो यहाँ हम बात ही नहीं करेंगे बच्चों। अच्छा, केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड, यदि थीटा कितना हो जाए बच्चों 90 डिग्री हो जाए, कहने का मतलब बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हो गया डायपोल ऐसे रखा हुआ है बच्चों 90 डिग्री पर, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो प्लस पे फोर्स किधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस पे किधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों। अब ये क्या होगा ऐसे घूम जाएगा, जरा थीटा बराबर यहाँ रखिए 90, तो टाउ बराबर क्या आएगा आपका, टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन 90। देखिए बच्चों पी कांस्टेंट है, जो भी आप डायपोल लोगे उसके लिए तो पी कांस्टेंट है, और ये क्या है, ये पहले से ही कांस्टेंट है एक जैसा था। और ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, कब, जब थीटा बराबर 90 होता है। इसका मतलब टाउ अभी अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुका है। इसका मतलब जब थीटा क्या होगा बेटा 90 डिग्री, तो ये टाउ मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम का आघूर्ण सबसे ज़्यादा काम कर रहा होगा, और कितना PE कितना काम करेगा PE। इतनी बातें समझ में आई आपको। चलिए एक केस और बचा है उसको भी देख लेते हैं। केस नंबर थर्ड, केस थर्ड बच्चों यदि थीटा क्या हो जाए 180, मतलब इस द्विध्रुव को घुमा करके ऐसे उल्टा कर दिया जाए, ये प्लस वाला यहाँ आ जाए, माइनस वाला उधर चला जाए, तब जो है टाउ कितना होगा बच्चों, टाउ बराबर PE साइन 180। साइन 180 कितना होगा बच्चों 0, तो टाउ विल बी 0। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा जब किसी डायपोल को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत आप रखेंगे, कैसे रखेंगे बेटा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, तब उस पर मैक्सिमम बल युग्म का आघूर्ण काम करेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि कोई बच्चों डायपोल है उस पर मैक्सिमम वॉल्यूम का आघूर्ण कब काम करेगा, तो कब काम करेगा भैया, जब उस डायपोल को कैसे रखोगे वैद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखोगे, तो थीटा 90 होगा, साइन 90 मैक्सिमम होता है, उसकी वैल्यू 1 होता है, और टाउ मैक्स होगा कितना बच्चों P इंटू E। समझ में आ रही बातें। जल्दी से इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। हो गया सबका, हो गया ओके। अब हम मिटाते हैं, थोड़ी सी बातें बच्चों और आपसे करनी है, उसके बाद तो ये टॉपिक बच्चों ख़त्म हो जाएगा। ओके चलिए देख लेते हैं अब क्या बचा है। इसमें बहुत सारी बातें हैं बच्चों, लेकिन आपके लेवल पर जो है वो बहुत ही एनफ मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उसमें जितना थियरी है तो पूरा थियरी पोर्शन हम दे रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल, ठीक है बच्चों डोंट वरी, न्यूमेरिकल भी लेके हम आपके लिए आएंगे, लेकिन पहले थियरी तो पूरा हो जाने दीजिए, न्यूमेरिकल भी कराएंगे बच्चों। चलिए अब ज़रा सोचिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान ना होता तो क्या होता। मेरे पास कोई डायपोल है, उसको हमने एक ऐसे वैद्युत क्षेत्र में रखा जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र समान नहीं था, एक जैसा नहीं था, हर जगह वैद्युत क्षेत्र बदल रहा था, तब क्या कौन सा मोशन होगा कौन सा नहीं होगा, इसके बारे में स्टडी कर लेते बच्चों थोड़ी देर।
ये देखिए, अगर आज समान इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैसे दिखाते हैं बच्चों, कुछ ऐसे दिखाते हैं, पैरेलल लाइनें नहीं रहेंगी वहाँ पे, ऐसे। देखिए दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ना वो मेंटेन नहीं रहती है, एक जैसी नहीं रहती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो ये बच्चों क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, असमान वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसी में कोई डायपोल हमने रख दिया है, कोई डायपोल मान लीजिए ऐसे रख दिया बच्चों, ये आप देखिए ये हो गया -q और ये आपका क्या हो गया +q। तो अब बताइए मुझे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कितनी बार हम आपको बताएं बच्चों कि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो फोर्स ज़रूर लगेगा, ठीक है, आपको याद भी होगा बच्चों, कोई बात नहीं है। इधर देखिए पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा किधर, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, जिधर वैद्युत बल होगा, जिधर वैद्युत बल रेखाएं होंगी। पॉजिटिव चार्ज पर बल रेखाओं की दिशा में फोर्स लगा और नेगेटिव चार्ज पर बल रेखाओं के अपोजिट फोर्स लगा। बोलिए आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं, आज तब आगे चलें। ओके, अब आपसे एक प्रश्न है मेरा कि यहाँ पे जो दो बल आप देख रहे हो F1 और F2, क्या इनके परिमाण बच्चों एक जैसे हैं, सोच के बताइए मुझे, आप सोच लीजिए, नहीं बता सकते हैं तो ये जो F1 और F2 क्या इनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं? चलिए तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, इनके मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। अब आप पूछोगे सर जी कौन बड़ा कौन ज़्यादा, तो ये मुझसे पूछने से अच्छा है आप खुद अपना दिमाग लगाइए। फोर्स जो होगा बच्चों F1 बराबर क्या होगा, दैट इज़ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा E1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अलग है, क्योंकि हमने असमान इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है E2। तो आप मुझे बताइए, डायपोल में तो चार्ज आपने समान कर लिया था, ये भी क्यों, लेकिन क्या E1 और E2 एक जैसे हैं? नहीं। अब सवाल है कि E1 बड़ा कि E2 बड़ा। तो बच्चों मैंने आपको बताया है जहाँ पे बल रेखाएं पास होती हैं वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा। तो बल रेखाएं पास कहाँ, यहाँ की यहाँ। आप देखो इस रीजन में बल रेखाएं पास हैं, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लें तो E2 इज़ ग्रेटर दैन, चूँकि बच्चों E2 इज़ ग्रेटर दैन क्या, E1। E2 बच्चों E1 से बड़ा है, अगर E2 बड़ा है तो बड़ा बल कौन हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट F2 इज़ ग्रेटर दैन F1। तो अब यहाँ पे बच्चों बड़ा ही अद्भुत काम हो गया। अभी उस केस में F1 F2 बराबर होते थे, लेकिन आज बच्चों दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो बच्चों आप समझ गए होंगे इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। बड़े में से छोटे को घटा देंगे बच्चों, बड़ा कौन है F2 क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, F1 इधर खींचेगा, तो लेकिन F1 छोटा है इसलिए F1 जो है डोमिनेट नहीं कर पाएगा। ओवरऑल ये बच्चों डायपोल लीनियर मोशन करना चालू कर देगा। यस बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब असमान इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे डायपोल को तो डायपोल पर एक नेट फोर्स काम करता है बच्चों, जो वो फोर्स उसको लीनियर मोशन करा देता है। अगर ये बड़ा है तो इधर डायपोल चलेगा, ये बड़ा है तो इधर डायपोल चलेगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट द्विध्रुव कैसा मोशन करेगा, द्विध्रुव में रेखीय गति होगी। कौन सी गति होगी, रेखीय गति होगी, पहली बात। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी क्या यहाँ पे बलयुग्म का आघूर्ण नहीं काम करेगा, ये रोटेटरी मोशन यहाँ नहीं होगा? तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे हैं ऐसा ही सोच रहे हैं। यहाँ ये घूमेगा भी यहाँ पर। कैसे घूमेगा, देखिए इस पॉइंट पर बल इधर लगा, इस पॉइंट पे बल इधर लगा, तो ये ऐसे रोटेट होगा। इसका मतलब यहाँ भी टार्क काम करेगा बच्चों, रोटेटरी मोशन होगा। तो दूसरी बात भी मैं लिख दे रहा हूँ, तो क्योंकि क्रिया रेखाएं बच्चों अलग अलग है इसलिए क्या होगा, गुणन गति होगा, गुणन गति भी होगी, गुणन गति भी होगी। क्या होगा बच्चों, गुणन गति भी होगी। इसका मतलब हमारा डायपोल सर कैसे चलता होगा, तो डायपोल कैसे चलेगा बच्चों, डायपोल पहली बात आगे भी जाएगा और वो घूमते हुए भी जाएगा। आपको समझ में आ रही बातें, जैसे कोई छड़ है बेटा, वो ऐसे आगे भी जा रही है और घूमते हुए भी जा रही है। ये देखो, ये ऐसे घूमते हुए जा रही है,
कोई रॉड आप इमेजिन करिए बच्चों, उसको आगे ले जाइए लेकिन घुमाते हुए, ये देखिए ये घूमते हुए बच्चों आगे जाएगी। इसका मतलब जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को आप किसी ऐसे फील्ड में रखोगे जो असमान है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो डायपोल में बच्चों दो प्रकार का मोशन होगा। कौन कौन होगा? एक बच्चों लीनियर मोशन, जो उसको सरल रेखा गति में, सरल रेखीय गति में गति कराएगा सीधी रेखा में, और एक गुणन गति जो उसको क्या करेगा? रोटेट करा देगा। तो क्या ये बातें बच्चों सबको समझ में आ गई? जल्दी से इसको आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया सबका? वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। चलिए बेटा, इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल के सारे कंसेप्ट खत्म कर लिए हैं। अब इसके बाद हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप लोग सारी चीज़ों को नोट्स कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। न्यूमेरिकल जैसे ही थ्योरी खत्म होगी न्यूमेरिकल मैं लेके आऊँगा आपके लिए। लेकिन अंत में बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो को लाइक करवाइए, शेयर करवाइए, और हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जो है इस चैनल का, हमारी मेहनत का बच्चों बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों स्टूडेंट्स का लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।